स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी सेकेंड ईयर, कल आर्टिकल 19 पे जो लेक्चर चल रहा था उसी के सीरीज में कल मैंने स्कोप ऑफ आर्टिकल 19 की चर्चा की थी और कुछ केसेस शेयर किए थे आपसे, जिसमें कि अलग अलग एक्सपेंशंस आर्टिकल 19 के बताए गए थे। उसी के क्रम में आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कुछ और केसेस हम देखेंगे। स्पेशली कल इस केस की चर्चा मैंने की थी। एक केस आया स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ P&S स्कूल, AIR 2014 का ये केस है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसमें ये कहा कि कोई भी स्टेट मदर लैंग्वेज के नाम पर या मदर टंग के नाम पर किसी के ऊपर कोई लैंग्वेज थोप नहीं सकती। बहुत ही ब्रीफ में जो जजमेंट है वो इस तरह से है कि राइट टू चूज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये तो राइट हो गया। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एसोसिएटेड मेंबर ऑफ P&S स्कूल एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के राइट को एक्सपेंड करते हुए इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड किया held that the state could not impose the language considered to be mother tongue as the medium of instruction in primary school। यानी प्राथमिक स्कूलों में कोई स्टेट मातृभाषा के नाम पर कोई लैंग्वेज विशेष को सभी के ऊपर थोप नहीं सकती है। इसी के जजमेंट्स के कुछ पॉइंट्स और हैं। द चिल्ड्रन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी द कोर्ट रूल्ड वुड बी एट लिबर्टी टू चूज देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने इच्छानुसार भाषा चूज कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूं कि कर्नाटक एक स्टेट है जिसकी जो वहाँ का स्टेट का लैंग्वेज है वो है कन्नड़। अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ कन्नड़ के हैं, आउट ऑफ कर्नाटका के हैं, वहां पर रिसाइड करते हैं, किसी काम के सिलसिले में नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो नेचुरली उनके लिए कोई अलग से स्कूल तो है नहीं। अब वहां के अगर प्राथमिक स्कूलों में, यानी जो कन्नड़ सरकार की तरफ से प्राथमिक स्कूल चल रहा है, उसमें वो एडमिशन लेते हैं, तो नेचुरली उनकी कन्नड़ भाषा है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अगर वहां पर केवल कन्नड़ में ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं या राज्य सरकार एक ऐसा आदेश जारी करे कि प्राइमरी स्कूलों में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वो केवल कन्नड़ में ही होंगे, तो ऐसे जो गैर कन्नड़ भाषी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उन्हें बहुत परेशानी होगी। तो इन बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला और मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक गया कि क्या किसी स्टेट को यह अधिकार है कि वो अपने स्टेट की जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में बाध्य करे कि उस लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं बताया जाएगा या किसी दूसरे में इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, किसी भी बच्चे को जो उस भाषा को नहीं जानता उसे मदर टंग के नाम पर उसे बाध्य करना ये गैर कानूनी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस तरह से उसको अपनी भाषा चूज करने का आर्टिकल 19(1) में एक अधिकार है। However, it was clarified that the state could impose the official language as medium in government-aided and recognized primary school। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे स्कूल जो सरकारी स्कूल है या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है, उसमें सरकार जो है राजभाषा को लागू करने के लिए प्रभाव डाल सकती है या उसके लिए बाध्य कर सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जो गैर उस स्टेट की जो भाषा है उसको न बोलने वाले जो है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसे स्कूल में एडमिशन ले लें जिसमें कि ऐसी बाध्यता नहीं हो। तो अगर आप सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पर तो सरकार की बात को माननी पड़ेगी। लेकिन अगर आप गैर कन्नड़ भाषी हैं और आप अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सुविधा है कि आप दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे प्राइवेट स्कूलों में गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार करना पड़े, फॉलो करना पड़े कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो केवल कन्नड़ भाषा में ही देंगे। तो इस तरह से ये बहुत सारे स्कोप्स थे जिसमें कि आर्टिकल 19(1) का
एक्सपेंशंस बताया गया था। ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे। आर्टिकल 19(1) का एक जो मेजर पार्ट है वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो चूंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस के जो केसेस हैं वो 1950 से ही स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पहले छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उसको कवर कर देना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ प्रेस पूरा एक क्वेश्चन बनता है और ये काफी बड़ा लंबा चौड़ा पार्ट है, क्योंकि इसमें फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, उसके बाद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है। प्रेस एक्चुअली प्रिंट मीडिया का पार्ट है। आज की तारीख में पूरा का पूरा जो मीडिया है वो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत शामिल है। और जो मीडिया है वो दो तरह का होता है, प्रिंट मीडिया और एक डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो अखबार है, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स हैं, ये सारे प्रिंट मीडिया में कवर होते हैं। और इसी तरह से टेलीविजन है, फिल्म है, टीवी सीरियल है, या फिर आपके जो टेलीकास्ट है, इंटरनेशनल टेलीकास्ट या नेशनल टेलीकास्ट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवर होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो प्रभाव है हमारे यहाँ वो लगभग 85 ऑनवर्ड बढ़ा है। 85 तक जो मीडिया था वो कुल मिलाकर प्रिंट मीडिया ही था। तो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं और इसमें कई बार सरकार और मीडिया के बीच में एक कन्फ्लिक्ट भी देखने में आता है। विशेष तौर पर 75 में जब इमरजेंसी का टाइम था उस वक्त, और जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त भी प्रिंट मीडिया को सरकार के द्वारा रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी और तरह तरह के नियम बनाए गए थे जिससे कि मीडिया के ऊपर एक दबाव बना के रखा जा सके। लेकिन कोर्ट का जो एक ट्रेंड निकल के आया इस जजमेंट के माध्यम से, वो देखने में ये आता है कि कोर्ट ने हमेशा जो प्रेस की लिबर्टी है उसको फेवर किया है। तो अब ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसको हम सिलसिलेवार देखेंगे। जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19(1) डज नॉट स्पेसिफिकली और सेपरेटली प्रोवाइड फॉर लिबर्टी ऑफ द प्रेस। जैसा कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के ए से लेकर जी तक में आपने देखा कि 6 तरह के अधिकार हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस या लिबर्टी ऑफ प्रेस जैसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का स्पष्ट प्रावधान है। तो यहाँ पर ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से आई है। सबसे पहला केस इसमें था ब्रजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। बट इन केस ऑफ Brajbhushan versus State of Delhi AIR 1950, it has been settled that the right to freedom of speech and expression in Article 19(1)(a) includes the liberty of press। तो इस स्लाइड में जो दो पैराग्राफ लिखे हैं इसका मतलब सिर्फ इतना है कि चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी हम सैलिएंट फीचर्स पढ़ते हैं तो हम ये बताते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट, फला पार्ट अमेरिका से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फला पार्ट कॉमन लॉ से या ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से वगैरह वगैरह। तो भले ही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेसली डिस्कस किया गया है या प्रोवाइड किया गया है प्रोविजन उसके, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें नहीं थी। और ब्रिजभूषण के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लिबर्टी ऑफ प्रेस है वो 19(1)(a) में इंक्लूडेड है। तो इस तरह से इस जजमेंट के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अंतर नहीं रह गया, यानी लिबर्टी ऑफ प्रेस जिस रूप में अमेरिका में है उसी रूप में इंडिया में भी है। तो ये एक पार्ट हो गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो 19(1)(a) का एक पार्ट है बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। अब देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के क्या क्या अलग अलग रूप है और उसमें क्या क्या जजमेंट्स आए हैं। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस आर डिस्कस्ड बिलो। पहला, नो प्री सेंसरशिप ऑन प्रेस। एक केस था किंग वर्सेस डीन ऑफ स्टेट आसफ 1784 का। ये केस सिर्फ इसलिए है कि इस केस का इंपैक्ट पड़ा हमारे इंडियन जुडिशरी पर भी और इसी के रेस्पेक्ट में एक इंडियन जुडिशरी का भी डिसाइडेड केस आया। तो पहले देख लेते हैं कि इस केस में क्या कहा गया। इन एन इंग्लिश केस, ये लॉर्ड मैन्सफील्ड डिफाइंड द लिबर्टी ऑफ प्रेस एज प्रिंटिंग विदाउट प्रीवियस लाइसेंस सब्जेक्ट टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ। उन्होंने लिबर्टी ऑफ प्रेस का मतलब समझाया कि लिबर्टी ऑफ प्रेस का मतलब क्या है।
लिबर्टी ऑफ प्रेस का ये मतलब बताया कि कुछ भी छापने से पहले आपको बिना लाइसेंस के आप छाप सको, यही लिबर्टी ऑफ प्रेस है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बता दें कि रिसेंटली बगल में आपकी चाइना है, तो चाइना को अगर आप देखेंगे या रशिया को देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रेस है वो पहले क्या छाप रहे हैं इसके लिए सरकार को उन्हें दिखाना पड़ता है, एक तरह की सेंसरशिप है, अपनी मर्जी से नहीं छाप सकते। जबकि उल्टा इंग्लैंड और अमेरिका की जो प्रेस है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो कई बार ऐसी चीजें भी छाप देते हैं जो कि सरकार के अगेंस्ट है या सरकार की पॉलिसी का क्रिटिसिज्म भी है, तो वो छाप लेते हैं। भारत में भी इस तरह की लिबर्टी 1950 में ब्रिजभूषण के केस के बाद मिली, लेकिन यहाँ पर एक रिफ्ट जरूर बना रहा कि कभी भी सरकार को ये अच्छा नहीं लगा कि कोई भी सरकार कोई भी अखबार उसकी आलोचना करे या उसके आलोचनात्मक व्यू को छापे। तो इन चीजों को लेकर पिछले 30-35 सालों के इतिहास में हमें अक्सर ये रिफ्ट देखने को मिला है कि सरकार ने कई तरह से प्रेस पर एक बंदिश लगाने की कोशिश की और फिर प्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस बंदिश को रूल आउट कर दिया और इस तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस को मेंटेन रखा। तो यहाँ पर ये जो जजमेंट है उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के प्रेस जो है वो अपनी बात छाप सके, ये मतलब है लिबर्टी ऑफ प्रेस का। ब्रिजभूषण के केस में जो जजमेंट आया उसका क्या इन्फरेंस था? द फ्रीडम ऑफ प्रेस thus means the right to print and publish what one pleases without any previous permission. Imposition of pre-censorship on publication is therefore violative of the freedom of press unless justified under clause 2 of article 19. तो जो मैनफील्ड में जजमेंट दिया था लगभग उसी तरह का जजमेंट ब्रिजभूषण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर अखबार में कुछ छापने के लिए सेंसरशिप लगी हो तो उस कंडीशन में या उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती हो या पहले क्या छापना है इसको सरकार से चेक कराना पड़ता हो, तो ये जो है एक तरह का आर्टिकल 19(1) पे हैमरिंग है। और आर्टिकल 19(1) पे किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस 19(2) के अलावा किसी आधार पर नहीं लगाया जा सकता। 19(2) क्या है? ये मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि 19(1) में जिस तरह से 6 अधिकार दिए गए हैं इसी तरह से 19(2) से 19(6) तक उसके पैरेलल उस पर रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। तो ये बात तो अब इस्टेब्लिश्ड हो गया है कि जो भी फंडामेंटल राइट है उस पे किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस मनमाने तौर पर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उसी संविधान के आधार पर न लगाया गया हो। तो संविधान के किसी भी फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के क्या अधिकार है ये संविधान में ही दिया गया है। यहाँ पर हम जब आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आर्टिकल 19(1)(a) पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं उसका जो आधार है, उसके जो ग्राउंड्स हैं वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में दे रखा है। तो इसलिए ब्रिजभूषण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्री सेंसर शिप या किसी भी तरह का कोई परमिशन अगर इम्पोज किया जाता है तो ये आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन होगा और 19(1) के यानी स्पीच और एक्सप्रेशन पर या प्रेस पर 19(2) के अलावा किसी आधार पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, एक केस आया राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके बीच में बहुत सारे केसेस और हैं जो प्रेस के विभिन्न तरह के रेगुलेशन से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर केवल लिबर्टी ऑफ प्रेस के नेचर की बात करते हैं तो इसलिए कुछ सेलेक्टेड केसेस दिए गए। जैसे एक 95 का आया केस आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। द कोर्ट हेल्ड दैट नाइदर द गवर्नमेंट नॉर द ऑफिशियल had any authority to impose a prior restraint upon publication of a material on the ground that such material was likely to be defamatory of them। यानी किसी भी सरकार को या किसी भी सरकारी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो जो है कोई पब्लिकेशन करने से पहले उस पर कोई अवरोध लगा सके इस आधार पर कि कहीं आप कोई डेफिनेटरी स्टेटमेंट तो नहीं छाप रहे हो। अगर इसका सीधा सा मतलब यह है कि अखबार को पूरी तरह से लिबर्टी है कि क्या छापे और ना छापे, क्योंकि अखबार में जो भी छपता है
अगर वो न्यूज नहीं है, किसी का व्यूज है, न्यूज और व्यूज दो चीजें छपते हैं अखबार में, एडवर्टीजमेंट छपता है, तो हम जहां तक न्यूज और व्यूज की बात कर रहे हैं, तो न्यूज तो वो है जो ऐसा है, जैसा देखा गया वैसा छपा, उसके बारे में एक सक्षम आधार, मजबूत आधार न्यायालय के प्रेस के पास होनी चाहिए कि जो उसने छापी है वो वास्तव में ऐसा कुछ घटा है या वास्तव में वैसा हुआ है। जहां तक व्यूज की बात है, तो जो व्यूज छपता है वो उस व्यक्ति का ओरिजिनल होता है, अखबार केवल एक माध्यम है छापने वाला। लेकिन अगर कोई इस तरह का प्री सेंसरशिप लगाया जाए या कोई इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि आप कुछ भी छापोगे तो कहीं वो डिफेमेटरी तो नहीं है, इसलिए उस जिस मटेरियल को आप छाप रहे हो वो डिफेमेटरी तो नहीं है, इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी या अधिकारियों से चेक कराना पड़ेगा, तो ऐसा जो प्रोविजन है ये सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कोई डिफेमेटरी है तो उसके लिए लीगल प्रोविजन है, उसके लिए पीटीआई है, वहां कर सकते हैं शिकायत, और अगर ये सही में पाया गया कि पेपर वाले ने इंटेंसली इस तरह के डिफेमेटरी स्टेटमेंट छापे हैं तो अखबार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन किसी भी तरह का प्रायर रेस्ट्रेंट या कोई प्री सेंसरशिप इम्पोज नहीं किया जा सकता है। However, pre-publication ban can be justified in the interest of justice when there is a clear and imminent danger to the administration of fair justice and not otherwise। उसी में एक आगे केस आया रिलायंस पेट्रो लिमिटेड, तो जो चूंकि जजमेंट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके बहुत शॉर्ट पीरियड में लिखे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, तो उसी जजमेंट का एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर है इस केस में, जो पिछला जजमेंट था राजगोपाल के केस में, कि हालांकि प्री पब्लिकेशन बैन यानी पब्लिश करने से पहले कोई रोक अगर लगाया गया है तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। यानी अगर आप कोई खबर ऐसी छाप रहे हैं जिस पर कि कोई न्यायालय का निर्णय आने वाला है और वो निर्णय ये जो पब्लिकेशन है उस निर्णय को प्रभावित कर सकता है, तो ऐसा कोई मटेरियल छापने से रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि वो जो न्याय प्रशासन है उसके लिए ये खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर क्या छापना और क्या नहीं छापना है, इसको पढ़ने के लिए आपको राजगोपाल और रिलायंस पेट्रो इन दोनों के केस की ज्वाइंट स्टडी करके देखना पड़ेगा। तो इससे पहले वाला मैटर यानी ये और उसके बाद ये, इन दोनों के ज्वाइंट इफेक्ट से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि कोई अखबार पर पहले से कोई बैन लगाना कि आप कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं छापोगे ये गैर कानूनी है। लेकिन अगर ऐसा कोई छापने वाला है जो न्याय प्रशासन को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो निश्चित तौर पर उस पर इस तरह का जो बैन है वो जस्टिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से एक प्रोविजन और है कि लाइकवाइज प्रोहिबिशन ऑन प्रेस मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग एनी कॉल फॉर बंद एंड हड़ताल would be violative of right of the people to know and receive information secured under Article 19(1)(a। ये एक एस सुदीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि अगर किसी बंद या हड़ताल के बारे में कोई सूचना डाली गई और उसको रोकने के लिए कोई प्रोविजन लाया गया तो ये भी वायलेटिव है। यानी किसी अखबार को ये कहा जाए कि अगर कोई किसी संगठन के द्वारा कोई बंद का आह्वान किया जा रहा है या किसी हड़ताल का आह्वान किया जा रहा है तो ऐसी सूचना अखबार न छापे, ऐसा रोक लगाया जाना 19(1)(a) का उल्लंघन है। क्योंकि ये बात स्पष्ट हो गई कि जो प्रेस है वो तो केवल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके पास जो भी खबरें आएंगी उसका छापना उसका कर्तव्य है। वहां पर अगर आप कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप ये छापो और ये न छापो, तो वो रिस्ट्रिक्शंस 19 सब क्लॉज 2 के आधार पर ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अगर इस तरह का मनमाना प्रोविजन लगाया जाता है, मनमाना रोक लगाया जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये 19(1)(a) का वायलेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से अभी ये काफी आगे और केसेस हैं, तो आज की तारीख में हम इतना ही रोक लगाते हैं क्योंकि लगभग 20 मिनट होने जा रहा है। नेक्स्ट जो है इसकी चर्चा और करेंगे, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये बहुत बड़ा पार्ट है और इस पर लगभग एक फुल क्वेश्चन आता है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक ओवरऑल 19(1)(a) पर बनता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, एक फ्रीडम ऑफ प्रेस पे और एक रेस्ट्रिक्शंस पे भी अलग से बनता है। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये दोनों बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो इसकी जो रेस्ट पार्ट की चर्चा हम कल करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।